channel. So in this video we'll be talking about organizational behavior, उसका nature और कुछ उसके important aspects के बारे में हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं what is IO. IO is Industrial Organizational Psychology. इसके अंदर क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है किस चीज़ की, रिलेशनशिप बिटवीन एक इंसान और उसका जो वर्क एनवायरनमेंट है, और वो कैसे, मतलब स्टडी ऑफ एडजस्टमेंट पीपल जो करते हैं जब वो वर्क प्लेस पे जाते हैं या फिर कहीं पे भी जाते हैं, जैसे वो लोगों को मिलते हैं एंड थिंग्स दे डू इन प्रोसेस ऑफ लिविंग, जो भी वो चीज़ें करते हैं. अब बहुत बहुत सारी सब फील्ड्स आई आईओ के अंदर, दैट इज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जैसे कि पर्सोनल हो गई, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एग्रोनॉमिक्स, वोकेशनल, करियर काउंसलिंग, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. ठीक है. और आईओ के कुछ 4 इंपॉर्टेंट लोग हैं: वॉल्टर डिल स्कॉट, फ्रेडरिक वी टेलर, लाइलन मॉलर गिलबर्ट एंड ह्यूगो मॉन्स्टरबर्ग. ठीक है. अब इनमें से एक जो कि है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में. तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, या जिसको हम भी कहते हैं, एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो सीख करती है नॉलेज ऑफ बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स. ठीक है. कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में हम किस चीज़ की नॉलेज निकाल रहे हैं? इंडिविजुअल, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस की सिस्टमैटिकली. इसको हम कहते हैं ओबी. तो ये क्या है? जहाँ पे हम नॉलेज सीख कर रहे हैं ऑफ ये प्रोसेसेस, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स बाय सिस्टमैटिकली स्टडिंग. ठीक है. अब और अगर हम देखिए, ये बैरन ने बोली थी, ग्रीनबर्ग एंड बैरन ने, अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल की एक स्टडी जहाँ पे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इंडिविजुअल, ग्रुप और स्ट्रक्चर का क्या इम्पैक्ट है हमारे बिहेवियर पे विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि हम क्या इम्प्रूव कर सके ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को. ठीक है. तो फॉलोइंग इक्वेशन से हमें ये चीज़ पता चलती है. फंडामेंटल बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग ओबी इज दिस: बिहेवियर इज इक्वल टू FPE. अब F इज फंक्शन ऑफ. ठीक है. तो बिहेवियर किस पे रिस्पॉन्सिबल है? पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड E फॉर एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे जो P रेफर्स टू पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड E रिप्रेजेंट द एनवायरनमेंट. ठीक है. Human behavior thus is a function of individual personal characteristics and environmental context. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ऑफ ओबी. तो सबसे पहले साइंटिफिक मेथड है टू प्रैक्टिकल मैनेजरियल प्रॉब्लम. ओबी नॉलेज इज based on the behavioral science. Behavioral sciences पे है. These are the fields such as psychology and sociology that seek knowledge from human behavior. क्योंकि psychology and sociology में हम human behavior को study करते हैं, society को study करते हैं to the use of scientific method. तो इसीलिए जो other scientific fields हैं वो भी seek to develop the base for knowledge, जिसमें हम यूज करते हैं empirical research based approach. That is it is based on scientific observation. Scientifically हम ऑब्जर्व कर रहे हैं measurement of behavior और phenomena of interest. कोई भी हो सकता है जिसमें भी हम क्यूरियस हैं, राइट. या सो तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं. जब ओबी में ना 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस को हम देखते हैं: इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन. जब इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम देखते हैं इंडिविजुअल प्रोसेसेस या फिनोमिनास को, जैसे कोई भी हमारी वैल्यू है, एटीट्यूड है, बिलीफ है, इंटेलिजेंस है, मोटिवेशन है, जो इन्फ्लुएंस कर रही है एक पर्सन को टू बिहेव एज इंडिविजुअल. वेर एज ग्रुप में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि सोशल एंड इंटरपर्सनल एस्पेक्ट. ठीक है. जैसे कि ग्रुप में डायनामिक्स कैसे हैं, लीडरशिप कैसी है. ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखते हैं मेन कंसर्न यहाँ पे किस चीज़ का होता है? ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल देखने के लिए, वहाँ का कल्चर, स्ट्रक्चर, प्रोसेस का. अब इसका यहाँ पे एग्जांपल देख रखा है कि 3 लेवल पे हमें देखने के लिए ज़रूरी होता है जब भी हमें बिहेवियर या कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में. सपोज अगर हमें देखना है जॉब सेटिस्फैक्शन का डायमेंशन, तो हमें देखना पड़ेगा इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, जो कि एज, जेंडर, एजुकेशन, ऐसे कुछ हो सकते हैं. ग्रुप प्रोसेसेस जैसे कि रिलेशन विद सुपीरियर टीम मेंबर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, जैसे कि हो गए हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स, स्ट्रक्चर, ये सब चीजें. ठीक है. नाउ अब हम आ जाते हैं यहाँ. ओबी इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर. तो ओबी क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी है नेचर में. रैदर देन स्टडिंग अ टॉपिक फ्रॉम वन पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, एक पर्सपेक्टिव से नहीं देखते. ओबी जो है वाइड वेराइटी ऑफ अप्रोचेस को देखती है. दीज रेंजेस फ्रॉम हाईली इंडिविजुअल ओरिएंटेड अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी, एकदम इंडिविजुअल ओरिएंटेड भी देखती है, थ्रू द मोर ग्रुप ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ सोशियोलॉजी.
और ग्रुप अप्रोच भी देखते हैं। तो इशू इन ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी स्टडीड बाय मैनेजमेंट साइंटिस्ट, तो कितनी वाइड वेराइटी कोई देख रही है। ओबी सीक टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ एट वर्क थ्रू थ्योरी वाई ओरिएंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ये जो मैनेजर्स थे ना कुछ सेंचुरी अगो, उनकी ना नेगेटिव व्यू रखते थे वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, दे अज्यूम दैट पीपल वर बेसिकली लेजी एंड इररिस्पॉन्सिबल एंड ट्रीटेड विद डिसरिस्पेक्ट. This very negativistic approach, which has been with us for many years, reflect the traditional view of management called a theory X orientation. This philosophy of management assumes that people are basically lazy, dislike work and need direction and will work hard only when they are pushed. जब उनको push करोगे तभी वो पढ़ेंगे या काम करेंगे बेसिकली। जैसे हम लोग अभी हमारा काम पढ़ाई है तो हम भी जब तक मम्मी दो चार गाली सुना ना दे हम कहाँ पढ़ते हैं ना। तो टुडे हाउएवर द मैनेजमेंट, या फिर कल ही स्कूल में एग्ज़ाम है या कॉलेज में एग्ज़ाम है तो however the management's job is to create the condition that makes people want to perform as they should. तो मैनेजमेंट जॉब का क्या काम था, इज टू क्रिएट कंडीशन जिसमें पीपल जो है वांट टू परफॉर्म एज दे शुड। अगर जब हम आज के डेट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट की जॉब ही है कि आप कंडीशन ऐसी बनाओ कि वो काम करना चाहें। द अप्रोच दैट अज्यूम दैट पीपल आर नॉट इनहेरेंटली लेजी, कि ये अप्रोच मानती है कि वो एक्चुअली लेजी नहीं है बट दे आर विलिंग टू वर्क हार्ड व्हेन द राइट कंडीशंस प्रिवेल, लेकिन जब अच्छी कंडीशन होगी तभी। is known as the theory Y orientation. इसको हम Y orientation कहते हैं. This philosophy assumes that people have psychological needs to work and seek achievement responsibility. In contrast to theory X, philosophy of management, which essentially demonstrate distrust for people on the job. The theory Y approach is strongly associated with improving the quality of people's work life. ठीक है, तो इसको वर्क लाइफ अच्छी करने के लिए के साथ एसोसिएट किया जाता है। द थ्योरी वाई पर्सपेक्टिव प्रिवेल्स विद इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टुडे। तो ये अडॉप्ट करता है क्रॉस कल्चरल अप्रोच हैज एज यू ऑर्गेनाइजेशंस डिफर इन द स्ट्रक्चर एंड कल्चर। हमारा हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है कल्चर है वो डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द नेशनैलिटीज एंड सोसाइटल नॉर्म्स। उसके बाद assumption of the field OB की जब हम बात करें, the field of OB is guided by the two key assumption, fundamental ideas that are widely accepted by everyone who does scientific research on OB. ठीक है, ये OB जो गाइड करता है टू की assumption, ठीक है, fundamental idea that are widely accepted by everyone who does scientific research on OB, who puts these finding into practice in the workplace, जो इन findings को workplace पे लगाते भी हैं। तो यहाँ का फंडामेंटल आइडिया यही है कि हर कोई जो सबके साथ मतलब एक्सेप्ट किया था जिसने कि साइंटिफिक रिसर्च करेंगे और उन फाइंडिंग्स को वर्क प्लेस पे लगाएंगे। फर्स्ट ओबी रिकॉग्नाइज दैट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डायनेमिक ओपन सिस्टम होता है एंड ऑलवेज चेंजिंग, हमेशा चेंज होता रहता है। सेकेंड, जो फील्ड ऑफ ओबी है assume there is no best way to behave in organization, कोई best way नहीं है to behave, and that different approaches are called for in different situation, अलग अलग situation में अलग approaches आती हैं। ठीक है, अब हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स ऑफ ओबी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट। ठीक है, some of the key historical movement जिन्होंने alter किया that altered the field of IO psychology and subsequently one of the subfield OB include scientific management. तो ऐसी कौन सी historical movement थी जिसने पूरी field को बदल दिया, वो थी scientific management। ठीक है, by Frederick Winslow Taylor, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट बाय एल्टन मेयो, तो इन दोनों की ये थियोरीज थी। एंड क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी बाय थ्योरिस्ट फायोल एंड वीबर। ठीक है, अब इसमें क्या था, जब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फेडरिक विल्सलो टेलर की। ठीक है, तो वही साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव pioneered by Taylor 1911, also known as Taylorism, was the impetus to the ever growing body of research in industrial psychology। जिस तरीके से
हमेशा से बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रही है जो कंटेंट है, जो रिसर्चेज इसमें होती जा रही है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की फील्ड में। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट थ्योरी दैट लुक्ड एट ह्यूमन बिहेवियर। ये पहली थ्योरी थी जिसने ह्यूमन बिहेवियर को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट देखा, क्योंकि पहले सिर्फ लोगों को लेजी माना जा रहा था, है ना, धीरे धीरे, बट यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को नोटिस करा जा रहा है। इट इसेंशियली फोकस्ड ऑन डिजाइनिंग जॉब्स। तो यहाँ फोकस करते हैं डिजाइन करने में जॉब्स इन अ वे जिससे मोस्ट ऑप्टिमल वे ऑफ वर्किंग निकले, जिससे हम रीच कर पाए अच्छी परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, एंड देयर बाय उससे क्या होगा, बेटर आउटकम्स आएंगे। तो यहाँ पे बात किस चीज़ की कर रखी है, जॉब ऐसी डिज़ाइन करो जिससे आपका ऑप्टिमल परफॉर्मेंस निकले, एफिशिएंसी निकले और बेटर आउटकम्स हो। तो इसके जो बेसिक प्रिंसिपल थे वो क्या थे? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर क्या था? पहला, possesses processes needs to be revamped according to the scientific research to reach optimal functioning। तो जितने अभी तक चल रहे थे ना प्रोसेस, उनको नए तरीके से ऑल्टर किया जाए, जिसमें साइंटिफिक रिसर्च के जो फाइंडिंग्स हैं वो इंक्लूडेड हो, जिससे हम ऑप्टिमल फंक्शनिंग तक रीच कर सकें। दूसरा है, वर्क नीड्स टू बी इक्वली डिवाइडेड एम्प्लॉयज़ के बीच में। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें कम मिल रहा है, उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, और हमें कम करना पड़ रहा है, या हमें ज़्यादा करना पड़ रहा है, उससे कम करना पड़ रहा है, उसके बाद भी उसको अप्रेजल ज़्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, वही सब चीज़, ठीक है। वर्क नीड्स टू बी इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए एंड दे नीड टू बी टोल्ड हाउ टू डू इट, कैसे करना है तुम्हें, वो भी समझाना जरूरी है। एम्प्लॉय शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड एज वेल एज ट्रेंड फॉर द जॉब। तो वो क्या, साइंटिफिकली सिलेक्ट किए जाने चाहिए, है ना, हायरिंग कैसे हो रही है, और ट्रेनिंग भी होनी चाहिए जॉब के लिए साइंटिफिकली ही। नाउ द डी पॉइंट इज कॉर्पोरेशन विद इन एम्प्लॉयज प्रेफर्ड ओवर इंडिविजुअलाइज्ड इनपुट। तो सब लोग कॉर्पोरेट करके ब्रेनस्टॉर्म करके आइडियाज दे रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल अपनी एक जैसे हम लोगों ने लीडरशिप स्टाइल्स वगैरह में पढ़ा था, वैसा नहीं होना चाहिए कि भाई सब लोग अपना एक ही पावर जो है वो सेंटर्ड इन वन हैंड है एंड वही डिसीजन मेकर है, तो उसमें इनोवेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी का कोई स्कोप नहीं होता। इट वॉज ऑल्सो अज्यूम दैट ओनली इंक्रीजिंग वेजेस वॉज इनफ टू मेक द वर्कर एफिशिएंट। अगर वर्क वेजेस बढ़ा दिए तो उनको मोटिवेशन मिल जाती है, इनफोर्सर्स की तरह काम करते हैं। टेलर की जो अप्रोच है इज यूजुअली इम्प्लीमेंटेड टू इंक्रीज एफिशिएंसी बाय स्टैंडर्डाइजिंग जॉब्स को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, बाय ब्रेकिंग इट ऑन टू कॉम्पोनेंट टास्क that can be approached by ways which have been scientifically determined to be efficient। तो इसमें वही बात की गई है कि मतलब जो यहाँ पे बात की गई कि टेलर की अप्रोच ने बेसिकली ये बात की, जब आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है ना, तो आप कैसे करोगे, स्टैंडर्डाइज कर दो जॉब्स को। मतलब जॉब्स को ब्रेक करो छोटे छोटे कंपोनेंट के टास्क में, छोटे छोटे टास्क में बांट दिया। एक पर्टिकुलर जॉब है, उसको आपने छोटे छोटे, सपोज हायरिंग है तो आपने अलग अलग टास्क में बांट दिया कि तुम रिज्यूमे जो आए हैं उनको ये करोगे, तुम लोगों को रीच आउट करोगे, कॉल करोगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टास्क में बांट दिया, मतलब ठीक है। उसके बाद उसको अप्रोच किया गया जो कि साइंटिफिकली डिटरमाइंड है कि उससे एफिशिएंट होते हैं, जो भी ऐसे अप्रोचेस है ना, उसके बाद उनको टैकल किया जा रहा है, ठीक है। दिस लेट टेलर टू स्टडी द इंडिविजुअल मूवमेंट ऑफ लेबर्स परफॉर्मिंग डिफरेंट जॉब्स। इसके बाद उन्होंने इंडिविजुअल मूवमेंट्स को देखा जो लेबर का हो रही थी उस वक्त, ठीक है, जो अलग अलग जॉब कर रहे हैं, सर्चिंग फॉर वेज टू डू देम दैट रिजल्टेड इन द फ्यूएस्ट वेस्टेड मूवमेंट्स, ठीक है। टेलर यूज ऑफ टाइम स्टडीज ऑल्सो एडवांस्ड गिलबर्ट टाइम एंड मोशन स्टडीज, जिसने ऑब्जर्व किया था एंड रिकॉर्ड किया था ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट। तो क्या कहते हैं, एंड दैट एम्प्लॉयज मेक इन अ सर्टेन टाइम पीरियड टू डू अ टास्क टू साइंटिफिकली असर्टेन हाउ टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस, की किस तरीके से प्रोसेसेस की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, ठीक है। An industrial use of Tayloristic management policies is visible in how Amazon has made its warehouse workers wear wristbands जो ट्रैक करता है उनकी एवरी मूवमेंट एंड अलर्ट देम व्हेन दे मेक मिस्टेक्स। ये भी अच्छा है, ठीक है, हर एक टास्क को आप मॉनिटर कर रहे हो। क्रिटिसिज्म क्या है इसका? द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आर हाउएवर क्रिटिसाइज्ड टू बी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक एंड इग्नोरेंट ऑफ कंसर्न्स ऑफ द वर्कर के कंसर्न को नहीं देख रहे हो आप, बहुत ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक हो, ठीक है। दिस क्रिटिसिज्म पेव्ड द वे फॉर अनदर इम्पोर्टेंट मूवमेंट दैट impacted the field of IO,
which has pioneered by एल्टन वी मेयो द ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट। इसके बाद आई ये वाली फील्ड, ये वाली मूवमेंट, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, क्योंकि उसमें सिर्फ उसी के बारे में बात कर रखी थी। किसके बारे में? ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक थी। अब यहाँ पे नाम में रिलेशन है तो रिलेशन के बारे में बात होगी, है ना। लेट्स सी। Inspired by the prospects of scientific management but taking a more humanistic approach. Other work experts advance the idea that social workers operating in the workplace are an important determinant of how effectively people work. तो यहाँ पे वही बात की गई है, सोशल फैक्टर्स जो होते हैं वर्क प्लेस में वो भी इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट होते हैं कि कितना एफिशिएंटली काम हो रहा है। एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस एफर्ट वॉज एल्टन, इनकी रिसर्च थी ना, and in an organizational scientist and consultant widely regarded as the founder of what is called human relation movement, इसके founder थे। This approach emphasized that the social conditions existing in organization, ठीक है, यहाँ पे वही सोशल कंडीशंस के बारे में बात किया गया है। द वे एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड बाय मैनेजमेंट, कैसे आप उन्हें ट्रीट कर रहे हो, एंड रिलेशनशिप जो है उनका एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस जॉब परफॉर्मेंस, ठीक है, जो उनकी कैसी मैनेजमेंट ट्रीट करी और उनके रिलेशन कैसे आपस में, उससे जॉब परफॉर्मेंस पे इन्फ्लुएंस होता है। म्यूज ओरिएंटेशन वॉज डेवलप्ड इन फर्स्ट इन्वेस्टिगेशंस ऑफ organizational behavior known as Hawthorne studies, which began in 1927 at Western Electric Hawthorne Works near Chicago. अभी जो हॉथन एक्सपेरिमेंट था ना, वॉज ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी इन ह्यूमन रिलेशन दैट वर कंडक्टेड बिटवीन 1920 से 1932 में हुआ था, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक कंपनी में यहाँ शिकागो में। ओरिजिनल स्टडी अटेम्प्टेड टू फाइंड, तो ये स्टडी में क्या हुआ था, हॉथन स्टडी में फाइंड करना था रिलेशनशिप बिटवीन लाइटनिंग एंड एफिशिएंसी। तो लाइटिंग और एफिशिएंसी का रिलेशनशिप देखना था फर्स्ट जो स्टडी थी। उसमें था रिसर्चर इंस्टॉल्ड वेरियस सेट्स ऑफ लाइट इन वर्क रूम वेयर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो in some cases the light was intense, in other cases it was reduced to the equivalent of moonlight. Much to the researchers' surprise, productivity seemed to have no relationship to the level of illumination. तो उसमें क्या था, प्रोडक्टिविटी का कुछ उससे लेना देना ही नहीं हुआ था। वर्कर्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड वेदर द इल्यूमिनेशन वाज डिक्रीज, इंक्रीज्ड और हेल्ड कांस्टेंट, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी ही थी चाहे कुछ भी क्यों ना होता। रिजल्ट ऑफ द स्टडी वर सो बिजार, द रिसर्चर्स कंक्लूडेड कि some other factor must be responsible for the increased productivity, क्योंकि इसकी वजह से तो ये तो अगर जब तीनों फैक्टर्स में हमने चेक कर लिया तब भी बढ़ी रही, कुछ और भी वजह है जिस वजह से ये बढ़ रही है, नॉट बिकॉज ऑफ द लाइटिंग। तो फिर इससे क्या हुआ, फर्स्ट स्टडी इनिशिएटेड 3 मेजर स्टडीज, जिससे 3 हुई। पहला होता रिले असेंबली टेस्ट रूम, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम, एंड इन अ सेंस हॉथन स्टडी revealed many previously unrecognized aspect of human behavior in workplace, ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो रिकग्नाइज नहीं थी अभी तक, बट वो पता चली इन रिसर्च के बाद। रिसर्चर्स हाइपोथाइज दैट द स्टडीज रिजल्ट वर कॉज्ड बाय द एम्प्लॉयज डिजायर टू प्लीज देम। तो इससे पता चला कि स्टडी का रिजल्ट वो इसलिए था बिकॉज वो लोग चाहते थे कि इनको डिजायर, मतलब कि उन्हें पता था कि स्टडी हो रही है तो इस वजह से उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ही आई। फ्लैटर्ड एट हैविंग डिस्टिंग्विश्ड इन्वेस्टिगेटर्स from Harvard University take time to study them, the workers had gone out of their way to do, ठीक है, उन्हें पता था कि उनको भी स्टडी करने आ रहा है तो वो आउट ऑफ द वे गए जिससे वो इम्प्रेस करे, नेमली टू बी हाईली प्रोडक्टिव। दे देयरफॉर हैड प्रोड्यूस्ड एट हाई लेवल वेयर द रूम वाज टू लाइट और टू डार्क, ठीक है, तब भी उन्होंने जब जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट थी या बहुत ज़्यादा कम लाइट थी तब भी उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। द रिसर्चर्स लर्न दैट फैक्टर अदर देन प्योरली टेक्निकल वंस, एलिमिनेशन ये टेक्निकल था, इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी। तो रिसर्चर को यहाँ पे पता चला कि टेक्निकल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करता है। वन ऑफ द मेजर फाइंडिंग्स फ्रॉम द स्टडीज वाज द फिनोमिना नेम्ड हॉथर्न इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हॉथर्न इफेक्ट। द वर्कर्स जॉब परफॉर्मेंस बिगेन टू इम्प्रूव, वर्कर्स की जॉब परफॉर्मेंस कब बढ़ी, जब उन्होंने देखा स्टार्ट ऑफ द रिसर्चर्स इंटरवेंशन एंड कंटिन्यू टू इम्प्रूव बिकॉज द नोवेलिटी ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी उन्हें पता है कि कोई देख रहा है तो वो उस वक्त उनकी परफॉर्मेंस बढ़ गई, ठीक है, फॉलोइंग द स्टार्ट ऑफ द रिसर्चर्स इस इंटरवेंशन। तो जैसी रिसर्चर्स की जो इंटरवेंशन थी वो
स्टार्ट हुई तभी से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, ठीक है, दैट इज द एम्प्लॉइज रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली टू द नोवल ट्रीटमेंट they were getting from the researchers because उनको पॉजिटिवली उनसे वो मिल रहा था, रिइंफोर्समेंट। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया क्योंकि उन्हें पता है कि कोई सामने से आ रहा है तो वो देखेगा। इवेंचुअली हाउएवर द नोवेलिटी बिगन टू वेयर ऑफ एंड प्रोडक्टिविटी रिटर्न इट्स अर्लियर लेवल, बाद में उसी लेवल की हो गई थी। दिस फिनोमिना ऑफ अ चेंज इन बिहेवियर फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ नोवेल ट्रीटमेंट विद अ ग्रेजुअल रिटर्न ऑफ द प्रीवियस लेवल ऑफ बिहेवियर, पहले जैसे में वापस हो गई थी उनकी प्रोडक्टिविटी एज द इफेक्ट ऑफ द नोवेल्टी वियर्स ऑफ, क्योंकि वो लोग चले गए थे। दिस इज द हॉथर्न इफेक्ट। ठीक है, as Adair observed, however, the precise reason for the change in behavior जो था, ठीक है, the novelty of the situation, special attention, prestige from being selected for the study, ये सब चीज़ें जो थी उनकी वजह से उनका behavior change हो गया, is not always clear कि इनमें से कौन सा जिसकी वजह से वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। समटाइम्स बिहेवियर चेंज इज ड्यू टू जस्ट अ चेंज इन द एनवायरनमेंट, बिहेवियर चेंज एनवायरनमेंट के चेंज की वजह से भी कई बार हो जाता है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ द रिसर्चर्स थी, एंड नॉट टू द इफेक्ट ऑफ सम एक्सपेरिमेंटली मैनिपुलेटेड वेरिएबल, किसी वेरिएबल की वजह से ज़रूरी नहीं है, जैसे अमाउंट ऑफ इल्यूमिनेशन लाइट जिस पे हम रिसर्च कर रहे थे, जो वेरिएबल था उसकी वजह से नहीं हो रहा था, रिसर्चर्स की प्रेजेंस की वजह से हो रहा था। The psychological literature indicates the Hawthorne effect may last from few days to 2 years depending on the situation. The Hawthorne studies also reveal the uh, existence of informal employee work group and their controls on the production as well as importance। अब यहाँ पे क्या बात करी है, सबसे पहले उन्होंने बताया कि साइकोलॉजिकल जो लिटरेचर है या रिव्यू ऑफ लिटरेचर जिसको हम कहते हैं, जो रिसर्चेज हैं वो बताती है कि हॉथन का जो इफेक्ट होता है ये कुछ दिन से 2 साल तक रहती है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और जो हॉथन स्टडीज़ है वो उन्होंने रिवील किया था कि इनफॉर्मल एम्प्लॉय जो वर्क ग्रुप्स होते हैं और उनका जो कंट्रोल होता है ऑन प्रोडक्शन एज वेल एज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क ऑफ एम्प्लॉय एटीट्यूड्स, कि एम्प्लॉय का एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट होता है। द वैल्यू ऑफ हैविंग सिंपैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग सुपीरियर, जब सुपरवाइजर, जब आपका जो सुपरवाइजर है वो सिंपैथेटिक है और अंडरस्टैंडिंग है, एंड द नीड टू ट्रीट वर्कर्स एज पीपल इंस्टेड ऑफ मेयरली ह्यूमन कैपिटल, उनको सिर्फ ह्यूमन कैपिटल की तरह नहीं देखना, उनको एज अ वर्कर्स देखना है। ठीक है, एज एन एसेट भी देख सकते हो आप बेसिकली। Today, the Hawthorne studies, though regarded by some contemporary psychologists as having been based on flawed research method। तो क्या होता है कि जो आज के कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट हैं वो उसको, ये जो हॉथन स्टडी है इसको ऐसे देखते हैं फ्लॉड रिसर्च मेथड की, कहीं गलती से ना ये हॉथन इफेक्ट ना हो जाए हमारी स्टडी के अंदर। बट स्टिल ये जो है इतना, इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट रहा है in the formation of industrial psychology and subsequently OB. It suggests that to understand the way the way people behave on the job, we must fully appreciate उनके जो attitude हैं, जो processes हैं by which they communicate with each other. This way of thinking, so fundamental to modern OB, may be traced back to Alton's Mayo pioneering Hawthorne study. So by this we completed human relation movement, also ये scientific management by Taylor and assumptions of OB and the nature of OB. I hope everything is clear. If still if there is any doubt, you can reach me out in the comment section and I'll respond. So see you guys in the next lecture where we'll be talking about the challenges of OB, ठीक है, or the issues of OB.